नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, द कश्मीर फाइल्स फिल्म ने जहां बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हुआ है, वहीं फिल्म इंडस्ट्री और राजनीतिक गलियारों में भी आग लगाई हुई है। फिल्म इंडस्ट्री का वामपंथी तबका फिल्म की लोकप्रियता से घबराया हुआ है, क्योंकि देश की आजादी के बाद से उनका बनाया हुआ नैरेटिव ढह गया है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल बचाव मुद्रा में आने के कारण हमलावर होने की कोशिश कर रहे हैं और फिल्म को झूठ बताने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि वे खुद उस समय दिल्ली और श्रीनगर में सत्ता में थे। आज हम आपको कश्मीरी पंडितों की अंतरराष्ट्रीय संस्था के कोऑर्डिनेटर उत्पल कोल से रूबरू करवा रहे हैं, जिनकी फिल्म बनवाने में अहम भूमिका खुद की रही है और जो खुद प्लान करने वालों में शामिल थे। उत्पल कौल जी, आपका स्वागत है इंडिया गेट टीवी पर। उत्पल कौल जी, कश्मीर फाइल आने के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आई है कि कश्मीरी पंडित खुद भाग करके गए थे, उन्हें किसी ने भगाया नहीं था। तो आप उन लोगों में से एक हैं जो उस समय प्लान करके वहां से आए। आप सही तस्वीर बताइए कि हुआ क्या था, कैसे हुआ, कब हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद अजय स्नेचा जी। आपने मुझे अपने इंडिया गेट जो बहुत पॉपुलर हो गया है उसमें आपने मुझे दावत दी, निमंत्रण दिया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ। जहाँ कश्मीर फाइल की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरा संगठन ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा पिछले 4.5 साल से विवेक अग्निहोत्री जी के साथ इस फिल्म के लिए काम कर रहे हैं। हमारे जो को फाउंडर है ह्यूस्टन में, डॉक्टर सुरेंद्र कोल, उनकी अचानक मीटिंग हो गई। एक बार वो मिले विवेक अग्निहोत्री जी से और उसके बाद उन्होंने उनको प्रेरित किया, उनको रिक्वेस्ट किया कि आप कश्मीर पर और कश्मीरी हिंदू के पलायन और जेनोसाइड, नरसंहार पर एक पिक्चर बना लीजिए। लेकिन विवेक अग्निहोत्री जी ने बताया जी मैं कैसे कर सकता हूँ ये। तो हमने उनको बोला जी हम आपको हर किस्म की सहायता करेंगे और हम आपको उन विक्टिमों के साथ मिलाएंगे जिनके साथ ये त्रासदी हुई, जिनके घर वालों को मारा है, जिनके घर जलाए। हम आपको सारा चित्रण दिखाएंगे कि कैसे मंदिर हमारे जलाए गए, 20,000 घर जलाए गए हैं और जो हमारे 1600 लोगों को कुछ महीनों में मारा गया। और उसके बाद जो जम्मू के टेंटों में ऐसे कीड़े मकोड़ियों की तरह हमको रखा गया, जानवरों की तरह रखा गया। 45 डिग्री टेम्परेचर में जो हम कश्मीरी लोग, हम गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये इस सब त्रासदी को खुद लोगों ने बयान किया और 750 वीडियो रिकॉर्डिंग खुद विवेक अग्निहोत्री, उनकी श्रीमती पल्लवी जोशी ने की और उसी पर सच्ची कहानियों पर आधारित है और 100% सच है। और मैंने विवेक अग्निहोत्री जी से कहा कि मैं आपको ये फिल्म बनाने के लिए धन्यवाद नहीं दूंगा, क्योंकि धन्यवाद एक बड़ा छोटा सा शब्द है। आपने इतना बहुत बड़ा काम हम सब कश्मीरी हिंदू के लिए किया है, कश्मीरी विस्थापितों के लिए किया है जो अपने ही घर में शरणार्थी बने हैं। इसलिए ये बहुत ही बड़ा कर्म किया है आपने, और आपने कर्म जो है कौन साहब ये बताइए कि ये असल में ये प्लान कैसे शुरू हुआ, क्यों करना पड़ा, और उससे कितनी देर पहले कश्मीरी पंडितों की हत्या शुरू हो चुकी थी, मंदिरों के साथ क्या हो रहा था, और ये कब शुरू हुआ वास्तव में, ये बताइए। मैं ये आपको एक और बात जोड़ना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस ने ये बयान दिया है कि ये खुद ये कश्मीरी हिंदू निकल कर आ गए, कई लोग बोलते हैं इनको जगमोहन ने निकाला गया, ये सरासर झूठ है। ये बरसरना करता हूं मैं इस स्टेटमेंट को मैं रिजेक्ट करता हूं कि हमको केवल और केवल आतंकवादियों ने, जिहादियों ने और जो कोई भी एक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार और कांग्रेस की सरकार ने नहीं ली वहां पर, और जो मुफ्ती सईद बैठा था यहाँ दिल्ली में होम मिनिस्टर, इन्होंने कोई एक्शन नहीं ली। उसी के लिए हमारा पलायन और जेनोसाइड हुआ। बाकी जो मैं आपको थोड़ा सा इतिहास दोहरा हूं कि कश्मीर में क्या हुआ। 1986 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का सन इन लॉ गुलाम अहमद शाह
चीफ मिनिस्टर बना। कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 टुकड़ों में बांटा और गुलशाह के साथ 12 लोग निकले और कांग्रेस ने सपोर्ट बनकर उसको चीफ मिनिस्टर बन गया। और ये कांग्रेस की जो ये राजनीति थी ये बहुत महंगी पड़ी पूरे देश में। इसी की वजह से करप्शन, इसी की वजह से अंतर्विरोध और इसी की वजह से एंटी नेशनल एलिमेंट्स और करप्शन, इसी की वजह से डायनास्टीज इसी वजह से पनप गई। तो उस दौरान मुफ्ती सईद अपोजिशन में था और फारूक अब्दुल्ला, ये दोनों सारे जितने भी लोग थे वो किसी भी हालत में गुलशाह को तख्त से, जो चीफ मिनिस्टरशिप से निकालना चाहते थे। और ये एक कॉन्स्पिरेसी के तहत साउथ कश्मीर अनंतनाग के 20 मंदिरों को जलाया गया और लगभग 40 घरों को साथ में जलाया गया। और ये इतनी ये कब की बात है? ये कब की बात है? आपने बताया ये 1986 की बात है। 1986 की बात है। और लेकिन 1986 में जब गुलाम मोहम्मद शाह मुख्यमंत्री थे, ये उस समय की बात है या उनको हटा करके जब राज्यपाल शासन लगा दिया गया था तब की बात? नहीं, गुलशाह जब था, जब गुलशाह मुख्यमंत्री था, और गुलशाह जो था और उसके बाद में उनको हटाया गया, उसके बाद ही उनको हटाया गया। और मैं ये एक और बात आपसे बताना चाहता हूं, उसी टाइम जो कश्मीरी हिंदुओं के नेता थे अमरनाथ वैष्णवी जी और मखनलाल अहमा, उनके साथ में दिल्ली आ गया। और दिल्ली में यहाँ हमारे विश्व हिंदू परिषद के लोग और आर्य समाज के लोग हमारे साथ आए और हम राजीव गांधी से मिले। मखनलाल फौजेदार उस टाइम उनके प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करते थे। उन्होंने हमारी मीटिंग की तो राजीव गांधी ने बहुत हमको आश्वासन दिया कि हम आपकी सिक्योरिटी देंगे, वो करेंगे, लेकिन कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से मिले। हम गुहार लगाते गए कि हम 5% माइनॉरिटी के साथ अब तो डायरेक्ट अटैक हो रहा है, हमको मार देंगे। लेकिन कोई भी सरकार ने हमारी बात सुनी नहीं, अनसुनी की। और उसी की वजह से 1987-88 में जस्ट इलेक्शन के बाद में 88 में हालात ऐसे आस्ता आस्ता पैदा किए गए कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जमात इस्लामिया और मुस्लिम संगठन और पाकिस्तानी जिहादियों ने, ISI ने एक बहुत बड़ा खेल खेला और कश्मीर में यूथों को POK लिया गया और पाकिस्तान के और सिटीज में लिया गया। जबकि ये 88-89 में इनकी तादाद 90 तक 5000 तक हो गई थी। उत्कर्ष जी, मैं आपको यहाँ रोकूंगा कि आपने जो जिस वक्त का जिक्र किया है उस समय राजीव गांधी केंद्र में प्रधानमंत्री थे और फारूक अब्दुल्ला उस समय मुख्यमंत्री थे। तो उस समय की केंद्र सरकार क्या कर रही थी, राज्य सरकार क्या कर रही थी, केंद्रीय जांच एजेंसियां क्या कर रही थी, राज्य की जांच एजेंसियां क्या कर रही थी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्योंकि अब कहा यह जा रहा है, फारूक अब्दुल्ला ने तो यहां तक कह दिया है कि वह उनके समय में कोई पलायन ही नहीं हुआ और उनके समय कोई हिंसक वारदातें ही नहीं हुई। फारूक अब्दुल्ला ने 18 जनवरी 19 जनवरी को रिजाइन किया और तब तक 40,000 कश्मीरी हिंदू पलायन कर चुके थे। और लेकिन यहाँ पर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि 19 जनवरी को फारूक अब्दुल्ला ने रिजाइन किया और 19 जनवरी को ही आपने पलायन किया। नहीं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि कश्मीरी हिंदुओं ने स्टार्ट जो पलायन हुआ था वो 28 दिसंबर को हुआ था, क्योंकि जो प्रोमिनेंट संघ के 28 दिसंबर 89 जो बहुत बड़े लॉयर थे साउथ कश्मीर के। देखिए, पहला जो जून में पहली किलिंग हो गई, फिर भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर के प्रेसिडेंट टीकालाल टेपलू को 13 सितंबर को मारा गया। उसके बाद JKLF ने बोला जी हमने उनको मारा क्योंकि वो बोलते थे कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है। उसके बाद जस्टिस नीलकंठ गुंजू को 4 नवंबर को मारा इसलिए गया कि उन्होंने मकबूल भट्ट को फांसी दी थी, जो JKLF का था, और जिसने एक राधा कृष्ण करके एक कांस्टेबल को मारा था। उसके बाद जो असली पलायन हुआ वो हुआ 27 को जब प्रेमनाथ भट्ट को मारा गया। 28 को हजारों साउथ कश्मीर के हिंदू, क्योंकि इतने हालात खराब हो चुके थे, घर से बाहर निकलने पर ऐसा लग रहा था कि मार देंगे हमको, तो पूरा पलायन। और फारूक अब्दुल्ला के पास हम गए कि हमको टेंट दीजिए, वो क्या बोलता कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ।
हमने गुहार लगाई। अगर उस टाइम की आप न्यूज़पेपर देखेंगे, आप देखेंगे कि हम कश्मीरी हिंदू ने जुलूस निकाले जम्मू में, जितने भी हमने पलायन किया हुआ था। मैंने एक टिकट शेयर की थी, वो टिकट ये शेयर हाँ, की हम थी टिकट कि दिखा रहे हैं इस समय अपने अपने मैं दर्शकों को, हम वो टिकट दिखा रहे हैं। वो टिकट जो मैं दिखा रहा था वो मेरे कुछ रिश्तेदारों की टिकट थी कि वो उसी 19 जनवरी को, क्योंकि हालात देखिए, एकदम से तो कोई नहीं निकलता, घर कोई नहीं छोड़ेगा। जो हमारे इतने पूर्वजों के घर थे, हम कश्मीर में 10,000 साल से रह रहे हैं, लेकिन हालात इन्होंने ऐसे पैदा किए थे जिसमें फारूक अब्दुल्ला बिल्कुल जिम्मेवार है क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर था, मुफ्ती मोहम्मद बिल्कुल जिम्मेवार है क्योंकि वो होम मिनिस्टर था, उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी मिली हुई थी, उसके बाद पुलिस मिला हुआ था, सीआईडी मिली हुई थी, लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस के रॉ और इंडियन इंटेलिजेंस के फील्ड वर्कर, आईबी के, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सारे बहुत ही अच्छे से काम कर रहे थे, लेकिन उनको कोई ऑर्डर्स ही नहीं थे। अगर 2 महीने के लिए आर्मी को दिया होता तो आज कश्मीरी हिंदू कश्मीर में ही होता, और कोई ना हिंदू मरता ना मुसलमान मरता, किसी को नहीं मारते। और क्योंकि इन्होंने कोई ऑर्डर ही नहीं दिया, कोई एक्शन ही नहीं ली, आर्मी ऐसे आर्मी को घुमाते थे ट्रकों में पूरी सिटी में जैसे जन्माष्टमी का जुलूस हो है। तो इसलिए ये एक हमारा जो एक मतलब डिमांड है, वो डिमांड ये है कि हम एक इंक्वायरी कमीशन होना चाहिए, एक ट्रिब्यूनल बनना चाहिए जिसमें पूरे देश को ये पता चले कि 88, 89 और 90 में जो ये पलायन हुआ, जो ये जेनोसाइड हुआ, जो ये नरसंहार हुआ एक स्मॉल 5% कम्युनिटी के साथ, इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, एक व्हाइट पेपर होना चाहिए और पनिशमेंट तय होना चाहिए ये किस किसने गलती की, और उन सबको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होना चाहिए। कौल जी, मुझे ये बताइए कि जब जगमोहन को राज्यपाल बना दिया गया, तो अब आरोप ये लग रहा है कि जगमोहन के समय ही पलायन हुआ और उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने पलायन करवाया, ये आरोप लग रहा है। क्योंकि आप उस समय के प्रत्यक्षदर्शी हैं, आप ये बताइए कि जगमोहन जी की क्या भूमिका थी? क्या उन्होंने पलायन रोकने की कोशिश की तो वो कामयाब क्यों नहीं हुई? और केंद्र सरकार की उस समय क्या भूमिका थी? क्योंकि उस समय वीपी सिंह की सरकार थी और जो गृह मंत्री था वो भी जम्मू कश्मीर का ही रहने वाला था। ये अजय जी, ये इतनी त्रासदी है, जगमोहन का कोई रोल ही नहीं था। ब्यूरोक्रेसी में इतना इतना सबवर्शन था कि 19 जनवरी को रात को 8 बजे तक जगमोहन को पता ही नहीं था कि कश्मीर में, श्रीनगर और बाकी शहरों में लगभग 5,000 मस्जिदों से क्या नारे लगते, किसी ने उसको बताया नहीं। ये कुछ लोगों ने उसको, प्राइवेट लोगों ने, सिविलियन ने उनको फोन किया कि जी हालात इतने खराब हैं, तो फिर जाकर उन्होंने पुलिस, सीआरपीएफ को, बीएसएफ को और डीजी को और आर्मी को, जी सब अलर्ट हो जाओ। जगमोहन के गवर्नरशिप लेने पर 40,000 लोग ऑलरेडी एक्सोडस कर चुके थे। जगमोहन का कोई रोल ही नहीं था, और मुझे अभी भी वो स्टेटमेंट याद है। और जगमोहन ने बोला जी कश्मीरी हिंदू को बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको यहीं पर सिक्योरिटी देंगे। लेकिन इतना विश्वास उठा था, 88 का पूरा साल, 89 का पूरा साल, हालात इस लेवल तक खराब हो गए थे, किसी भी सरकारी तंत्र पर भरोसा उठ गया था। लेकिन फिर जब जगमोहन जब गवर्नर बने, उनके ऊपर इतने झूठे आरोप लगाए गए, पार्लियामेंट में झूठ बोला गया कि जी बीबीसी ने बोला जी देखो जगमोहन क्या करता है, सीएनएन ने बोला जी क्या, जबकि वो थी ही नहीं, न कोई न्यूज थी, न जगमोहन ने कुछ किया था। और इस तरह इन्होंने इतना फॉल्स नैरेटिव, जिसमें ये लेफ्टिस्ट थे, जिसमें ये कांग्रेस वाले थे, और जिसमें ये पीडीपी और ऐसे जो और भी पार्टियां हैं, और उन्होंने, मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उस टाइम इन सब पार्टियों ने एक एंटी नेशनल, ये जो भी उन्होंने काम किया, दैट वाज ऑल एंटी नेशनल, क्योंकि कश्मीर को बचाने वाली बात थी। एक माइस्कुलर माइनॉरिटी, जो 5% माइनॉरिटी थी, उनको बचाना था। और अगर उस टाइम जगमोहन को फ्री हैंड दिया होता, जगमोहन और 6 महीने, साल भर रहता कश्मीर में, शायद उसी साल आतंकवाद खत्म हो जाता।
लेकिन उत्पल कौल जी, अब अभी भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फिल्म में जो कुछ दिखाया गया है वह सच नहीं है। आपने उमर अब्दुल्ला का बयान पढ़ा होगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो फिल्म है क्या, फिल्म है, उसकी स्टोरी है, वो उसके बारे में स्पष्ट नहीं किया जा रहा। कहानी है, कहानियां बनती रहती है, और इस तरह की फिल्मी दुनिया से भी इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है कि ये एक कहानी है, सच नहीं है। तो इस पे आप अंत में क्या कहना चाहेंगे? 5 लाख कश्मीरी हिंदू में से अभी तक लगभग लाख 1.5 लाख कश्मीरी हिंदू ने ये फिल्म देखी, और हर एक जो हॉल में जाता है, और सारे भारतीय भी जब जाते हैं, आंखें नम होके सारे रोकर निकलते हैं कि हर एक को लगता है कि ये मेरी स्टोरी है, ये मेरी कहानी है। मैं आपको अपना बताऊं कि मेरा घर 5 मंजिला, 14 कमरे, मेरे दादाजी सेलिब्रेटेड राइटर थे कश्मीर के, उनको नेशनल ज्योग्राफिक के फेलोशिप मिली थी, और उन्होंने पहली बार कश्मीर पर उन्होंने 10 किताबें लिखी थी। हमारे घर में 5,000 पुस्तकों की लाइब्रेरी थी, हमारे घर को जला दिया। आप बताइए, और जो कितने लोगों कश्मीर का कत्ल हुआ होगा, कितने लोग मारे गए होंगे कश्मीरी पंडितों को? देखिए, कत्ल अगर एक ही है वो भी जेनोसाइड है, लेकिन हमारे 1600 लोगों को मारा गया, और उसके बाद कम से कम 2 से 5,000 लोग उस टाइम मरे जो टेंटों में रहे, जहां बिच्छू और सांपों के डंक लगे, और जो सनस्ट्रोक से मारे गए। उसके बाद मैं ये भी बताना चाहता हूं आपको, हमारे 20,000 घर जलाए गए, हमारे 4,500 मंदिर जलाए गए और डिस्ट्रॉय किए गए। उसके साथ में अरबों रुपयों की हमारी जमीनें, जो हमारी किसान भाई हमारे वहां खेती करते थे, उनके मेवों के बाग थे, हमारे जो बिजनेसमैन थे, छोटे बिजनेसमैन थे, सब कुछ खत्म होकर हम सब सड़कों पर आ गए, और जम्मू की सड़कों में थे हम, और दिल्ली की सड़कों में। मैं आपके माध्यम से और आपकी चैनल के इंडिया गेट के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं उन सोशल ऑर्गेनाइजेशनों को, जैसे आर्य समाज, जैसे सनातन धर्म सभा, जैसे हमारे सिख भाइयों ने बहुत हेल्प किया। लेकिन जो सहायता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, जम्मू में सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही आगे और दिल्ली से बाबूराव जी देवरस आ गए, और उन्होंने बोला पूरा राष्ट्र, पूरा हिंदू समाज, पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपके साथ में है। और उन्होंने 750 टाउनों और सिटियों से 1.5 करोड़ रुपयों का कलेक्शन किया, जो हमको उस टाइम बहुत ही हमारे लिए जो लेकिन एक जरूरत सवाल था। खड़ा होता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, वह सामने क्यों नहीं आई कि उसमें आपका पलायन रोका जा सकता? ऐसा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार, उस वक्त के जो सरकार्यवाह थे रुजू भैया जी, मैं उनसे मिला, और उन्होंने अडवाणी जी को होम मिनिस्टर के पास भेजा, और होम मिनिस्टर इतना झूठा था। मैं ये त्रासदी थी कि जिस कुर्सी पर हमारे लोह पुरुष सरदार पटेल बैठे थे, उसी कुर्सी पर मुफ्ती मोहम्मद सईद बैठा था। वो उनको बोलता था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल अब वो कर रहा हूं, अब ये कर रहा हूं, सब झूठ, सब झूठ। और वो कोई एक्शन नहीं कर रहा था, तो उसी की वजह से हमारा पलायन हुआ। नहीं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत कोशिश करी, अडवाणी जी ने बहुत कोशिश की, क्योंकि मैं अडवाणी जी से भी मिला, और भी हमारे नेता मिले, हम अटल जी से भी मिले, और वो पूरा भरोसा उनको ये जो चीफ मिनिस्टर और इवन वीपी सिंह भी देता गया। लेकिन ये शायद अगर ये झूठ का प्रसार जगमोहन के अगेंस्ट ना किया होता, तो हमारा पलायन रिवर्सल हो जाता, हम शायद उसी 90 में कुछ महीनों के बाद ही वापस जा सकते। लेकिन ये सारे झूठे हैं जो झूठा प्रचार कर रहे हैं। ये पीडीपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनके झूठ पर पूरे देश को भरोसा नहीं करना चलिए चाहिए। उपकुल कौल जी, ये बताइए कि नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद, और विशेष तौर पर 370 कश्मीर में खत्म होने के बाद, क्या इफेक्ट पड़ा है? क्या कश्मीरी पंडित ऐसी स्थिति में वापस जाने की स्थिति में हो सकते हैं? और क्या सरकार, जो मौजूदा सरकार है, आपको वहां पर फिर से वापस ले जाकर के बसाने के लिए कुछ कर रही है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश में
जो बहुत बड़ा फैसला हुआ 72 साल में, हम इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को बधाई देते हैं, अमित शाह भाई को बधाई देते हैं कि धारा 370 और 35A हट गया। ये एक बहुत काला धब्बा था जो मिट गया। और उसके बाद जैसे आप मुझे पूछते हैं कि कश्मीरी हिंदू के बारे में, देखिए हम सरकार से ये बोलते हैं, सरकार बोलती है कि हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन हमारे पास 28,000 जॉब थे स्टेट और सेंटर की, क्योंकि हम सारे 100% पढ़े लिखे लोग हैं। हम छोटी मोटी टीचर, क्लार्क ऐसे जॉब करते थे, और इन 32 सालों में केवल 2-3 हजार लोगों को जॉब मिला। लेकिन अभी 2400 लगभग अब 5-6 हजार लोगों को जॉब मिला है, और आज तक 32 साल में एक घर भी नहीं बना है कश्मीरी हिंदू के लिए। हाँ, खाली कुछ क्वार्टर, 1000 क्वार्टर बने थे। अभी ये मोदी जी की सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वादा दिया है कि मैं 6000 लोगों के लिए 6000 क्वार्टर बनाऊंगा, लेकिन ये क्वार्टर है। इसका मतलब है कि किसकी नौकरी मिली है वो जाएगा, रिटायर होगा, कुछ होगा तो वो छोड़ना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हम वापस सारे जो हम 5 लाख लोग निकले हैं वापस जाना चाहते हैं, और ये वापस तब होगा क्योंकि हमारे अब घर रहे नहीं, सब जल गए हैं। हम उस मोहल्ले में नहीं जा सकते क्योंकि वो अब 32 साल हो गए, बहुत समय गुजर गया। हम एक नया शहर बसाना चाहते हैं। लेकिन आपकी उस प्रॉपर्टी की मलकियत तो आपकी है या नहीं है? देखिए, जो उस टाइम कुछ लोगों, क्योंकि हमको यहाँ भी रहना था, जो मेरी प्रॉपर्टी का अगर 1 करोड़ रुपया मिलना था, उसमें मुझे 2-3 लाख रुपए मिलकर मैंने यहाँ एक कमरा लिया। यही कश्मीरी हिंदू ने किया कि किसी को मिला। इसका मतलब ऐसे जो प्रॉपर्टियां थी वो कौड़ी के दाम बिक गई, क्योंकि कहीं पर कब्जा था, कहीं पर ये पता था कि अब पता नहीं कैसे हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन ही नहीं है, पता नहीं क्या होना है, क्या होना है और क्या नहीं होना है। इसलिए अभी हमारे साथ जो प्रॉब्लम है कि हम वापस जाना चाहते हैं, लेकिन हमारी डिमांड है 1 प्लेस सेटलमेंट। और 1 प्लेस सेटलमेंट को हम ये मानते हैं कि हम एक बहुत बड़ा शहर बसाएंगे, हम उसमें यूनिवर्सिटी डेवलप करेंगे, हम उसमें हॉस्पिटल डेवलप करेंगे, स्कूल्स होंगी, और इंटरनेशनल क्लास की ये सिटी होगी। और हम जितने भी कश्मीरी हिंदू है वो खुद इन्वेस्ट भी करेंगे इसमें। लेकिन सरकार को आगे आना पड़ेगा। जो ये बोलती है सरकार कि हम आप आराम से अपने घरों में जाएंगे, जहां हमारे पास अब घर ही नहीं है तो जाएंगे कहाँ? चलिए, दूसरा ये बताइए कि एक तरफ तो आपका प्लान हुआ, कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हुई, तो दूसरी तरफ उस दौरान मंदिरों को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। और यह भी हुआ है कई जगह पर कि कई मंदिरों को कब्जा करके वहां पर मस्जिदें बना दी गई। ऐसे कितने आपने मंदिर जो है वो सूचीबद्ध किए हैं जहां अब मस्जिदें बन चुकी हैं? उनके उनके उनको वहां से मुक्त करवाने के लिए मंदिरों को दोबारा क्या कोई सरकार से बातचीत हुई? देखिए अजीत जी, हमारे कश्मीर में लगभग इस वक्त भी 3 से 4 हजार मंदिर होंगे। और जब हम कश्मीर से 90 में निकले तो 1500 से 1550 एक्टिव मंदिर थे, जो गांव में थे, की बात कर रहे हैं शहरों में थे। आप? सिर्फ घाटी की बात कर रहे हैं? मैं वैली की बात कर रहा हूँ, सिर्फ कश्मीर ठीक। घाटी की, कश्मीर घाटी में जम्मू कश्मीर इन्वॉल्व नहीं है, मैं वैली की बात करता हूँ। तो इसमें क्योंकि कलाम तो बोलता है 10,000 से ज्यादा मंदिर थे। और मजेदार बात यह है कि मंदिरों की जो लैंड थी वो ललितादित्य के समय की थी। वो मतलब वो अग्रहारा बोलते हैं, वो लैंड चली आ रही थी, और इवन इन इस्लामिक रूल भी वो लैंड चल रही थी मंदिरों में। और अब जाके पिछले 72 सालों में आस्ता 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 कई मुकदमे, कई जगह थी, कई तो फोर्सफुली कब्जा हो रहा था, तो कई मुकदमे थे 90 से पहले भी ये टेम्पल लैंड के ऊपर, क्योंकि कईयों की नजरें थी इन टेम्पल लैंड ऊपर। तो इस वक्त एक्टिव जो टेम्पल थे वो 1500 के लगभग थे। उसमें से 450-500 मंदिर जो उन्होंने जलाए और जो मतलब जिस पर कब्जा करना चाहते थे, और उसमें से बहुत सारे मंदिर, मैं तो एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा कि इस वक्त कितने मंदिर में उन्होंने कब्जा किया है। लेकिन एक थोड़ी सी खुशी वाली बात है कि कुछ मंदिर इस साल, पिछले 1-1.5 साल से
रेनोवेशन अभी कुछ शुरू हुआ है। ये एक मतलब बड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज जा रही है। चलिए, आप एक चीज बताइए कि आप अब भारत सरकार से क्या चाहते हैं? हम भारत सरकार से 2-3 चीजें चाहते हैं। सबसे पहली चीज जो हम भारत सरकार से चाहते हैं कि जिन लोगों ने हमको इस हालत में छोड़ा, सड़क पर छोड़ा, हम अपने जो हम हजारों सालों से जिस सभ्यता संस्कृति में हम पले बड़े हैं, हमारे पूर्वज जहाँ थे वहां से ही हमको अपने ही घर से बेघर करके हमको अपने ही देश में शरणार्थी बना लिया, हम अपने ही देश में रिफ्यूजी बने। जिन्होंने ये हमारे साथ नरसंहार किया, जेनोसाइड किया, उनको सजा मिलनी चाहिए। और ये सजा कैसे मिले? या तो जेनोसाइड का कानून हो, पार्लियामेंट में बिल पास हो, या एक ट्रिब्यूनल बने सुप्रीम कोर्ट के जज के अंडर, और वो एक इंक्वायरी कमीशन बने, और वो फिर हम व्हाइट पेपर एक निकाले और तय करे कि कौन कौन इसमें जिम्मेवार हो, और जो जो आतंकवादी हो या पॉलिटिशियन हो या ब्यूरोक्रेट हो, जो कोई भी हो, उनको सख्त से सख्त एग्जाम्पल पनिशमेंट होनी चाहिए। ये नंबर 1। नंबर 2, हमारे लिए एक नया शहर बसाया जाए, जिसको हम होमलैंड बोल सकते हैं, जिसको आप स्मार्ट सिटी बोल सकते हैं, जिसको हम वन प्लेस सेटलमेंट बना सकते। क्योंकि पुराने घर में जाओगे, है ही नहीं घर, तो कहाँ जाएंगे? ये तो जमा जरब होगा। इसलिए ये हम एक नए शहर बनाने का सपना हम देख रहे हैं। 5 लाख कश्मीरी हिंदू जो सारे ग्लोबली इस वक्त हैं। और तीसरा, जो इस वक्त कैंपों में हैं, उनकी कंडीशन वर्स्ट है, तो उनको मतलब उनकी कंडीशन ठीक की जाए। और जो 6000 एम्प्लॉय कश्मीर में जॉब कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी को के बहुत कंसर्न है मामला, उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ उनका जो वहां पर रहने का अकोमोडेशन का अच्छा अरेंजमेंट होना चाहिए। उनके लिए तो 1 रूम ये सेटलमेंट बनाया, कम से कम 2 रूम उनके लिए होने चाहिए थे। और सरकार उनकी सुविधाएं वहां पर हो, ये हमारी प्रमुख डिमांड। कौन साहब, मैं लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने कैंपों की बात की, अभी कैंपों का जिक्र किया। अभी जम्मू में कैंपों में कितने लोग होंगे? कुल मिला के इस वक्त 7,500 कश्मीरी हिंदू कैंपों में रह रहे। कैंप का मतलब, पहले तो ये सारे लगभग 40-50 हजार लोग टेंटों में रहते, कई साल टेंटों में रहते थे। लेकिन अब टेंट छोड़कर अब 1 रूम सेटलमेंट में रह रहे हैं, एक कमरे में रह रहे हैं। तो वो जो अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी हालत कैसी है। बिल्डिंग ऐसा लग रहा है कि कभी भी गिर सकती है। अच्छा, वहां मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल एक्चुअली काम नहीं कर रहा है, वहां बिजली 10-10 घंटे चली जाती है, वहां पानी की इतनी सुविधा नहीं है। तो इन सब बातों को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये देखना चाहिए कि उनकी सुविधा, उनका ये जो छोटी छोटी बातें हैं, है तो छोटी बात, लेकिन जिसको गर्मी में बिजली ना मिले, जिसको पानी ना गर्मी में मिले, तो उनके लिए कितनी तकलीफ वाली बात है। तो इसको सुचारू रूप से चलना चाहिए, इन कैंपों को, वहां की सुविधा का ध्यान रखना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। कौल साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने कश्मीर फाइल्स के संदर्भ में सारी कश्मीर की बात, पलायन की बात और वहां जो आपका जेनोसाइड हुआ उसके ऊपर आपने ठीक से प्रकाश डाला। उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये सारी चीज जो है अंदर तक भेद गई होगी, क्योंकि जो बातें फिल्म में कही गई हैं वह आपने भोगी है और आपने उसे हमारे दर्शकों के सामने रखा। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, उत्पल कोल जी से हुई बातचीत से साफ है कि कश्मीरी पंडितों ने राजीव गांधी, वीपी सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, मुफ्ती मोहम्मद सईद समेत सभी लोगों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन जब सबने हाथ खड़े कर दिए तब वे पलायन को मजबूर हुए। उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि झूठ फैलाने वाले बेनकाब हो सकें। नमस्कार।